नमस्कार, मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ राष्ट्रहित में। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 से 3 हमारे मित्र दीप जी मुंबई से और हमारे अभिषेक जी कासगंज से और सत्यम हमारे राष्ट्रहित के चीफ एडिटर। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। आज का हमारा मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था या जान की कीमत। तो ये आप तीनों से मेरा साझा क्वेश्चन है कि आप तीनों का इस पे क्या राय है, देश की अर्थव्यवस्था या जान की कीमत? जान की कीमत। जान की कीमत। हाँ जी, अभिषेक जी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जान की कीमत बहुमूल्य है और देश की अर्थव्यवस्था मूल्यवान है। दोनों का हमें ख्याल रखना चाहिए, इसलिए जान की कीमत ज़्यादा ज़रूरी है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में सहयोग हमारा और आपका बनता है। बिल्कुल अच्छा। सहयोग करने के लिए हमें ठेकों की लाइन में लगना चाहिए, क्यों पंडित साहब? बहुमूल्य चीज रहेगी तो मूल्यवान चीज का कोई उपयोग रहेगा। बिल्कुल। तो क्या सही मतलब कहा। तो क्या ये शराब के ठेके खुलने सही है आपकी नज़रों में, जो शराब के ठेके खोले गए हैं जगह-जगह? शराब के ठेके खोले गए जगह जगह सही ठहरा रहे आप उसको। नहीं, मैं आप मेरे घर से 350 मीटर की दूरी पे एक ही परिवार के पांच लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं शाम को, और दूसरे दिन सुबह में शराब की ठेके वही चौल से होकर गुजरती है, वही बिल्कुल, चौल मैं की गेट से होकर गुजरती है। बिल्कुल, यही मेरा क्वेश्चन था। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या ऐसा सही मानते हैं शराब के ठेके जो गवर्नमेंट ने खोल दिए अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए? उन लोगों का कहना था कि अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए शराब के ठेके खोले गए हैं जगह-जगह। नहीं, बहुत बहुत अच्छी पहल थी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अर्थव्यवस्था बहुत खराब परिस्थिति में है, ये बात हम सब जानते हैं। बिल्कुल सुधारनी चाहिए, ये भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल तरीका गलत। आप वाइन शॉप पर होम डिलीवरी चालू करवा दीजिए ना, उस बिल्कुल, बहाने कम से कम हर हर दुकान दीप पे भाई 4। दीप भाई मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा। हमारे दिल्ली में क्या है कि वाइन शॉप की होम डिलीवरी वाला सिस्टम पहले से चालू है। हाँ, मयूर विहार में बहुत से इस नाम से फ्रॉड भी होते हैं। मैं आपको लाइव सबूत भी दिखा सकता हूँ भी कि क्या करते हैं वो लोग। जैसे कि डिलीवरी के नाम पर आपसे पेमेंट पहले लेंगे और शराब आपके पास तक पहुंचेगी नहीं। तो मत कीजिए आप पेमेंट, आप कैश में पेमेंट कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी। सुविधा ही नहीं है भाई साहब। क्यों? अब ये चीज का जवाब मैं नहीं दे सकता ना। मतलब मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं है, पहले आपको पे नहीं दे करना रहे ही हैं वो। होगा। नहीं तो चेंज कराए ना सरकार को अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो इतना चेंज करा दो। इस ये बहाने किया कम जा से कम सकता है। अगर हर ठेके वाला 4 या 5 बंदे अगर अपने पास रखता है, बाइक वाले जो प्रॉपर मतलब मास्क पहन के, प्रॉपर ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज होके अगर वो जाते हैं, बंदा भी सेफ, लोगों को जी। अपने घर पे शराब भी मिल रही है, प्लस आप हर ऑर्डर पे 100 रुपया ले लो एक्स्ट्रा कस्टमर से और आप वो बंदे को दे दीजिए। कम से कम अगर बिल्कुल हर ठेके वाला 5 बंदा रखता है, इतने हजारों ठेके, कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा इस लॉकडाउन में। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने यही किया है। अच्छा दीप जी, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, तो क्या ये शराब पे जो 70% कोरोना टैक्स लगाया, तो क्या ये जायज़ है दिल्ली सरकार का गवर्नमेंट ने फैसला? जो 70 दिल्ली टका गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाँ, जी। आप जब बोलते हैं गवर्नमेंट तो आपको प्रिसाइज करना चाहिए किस गवर्नमेंट में। हाँ, ये तो दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो लगाया है। जैसे कि केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया था उसमें यह भी था कि रेड जोन में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, जिसका महाराष्ट्र सरकार ने उल्लंघन किया और रेड जोन में ठेके खोले गए। जी तो मैं समझता हूँ अगर 70% टैक्स लगाया है ना केजरीवाल गवर्नमेंट ने, तो कुछ गलत नहीं किया उसमें। पर मतलब गलत ये है कि ठेके खोल के टैक्स लगाए गए। आप ठेके बंद रखे, होम डिलीवरी दे दीजिए, 70 क्या, मैं तो बोलता हूँ 100% लगा दीजिए। ऐसे टाइम में भी जिसको शराब लेने के लिए पैसे है, मगर वही लोग, यही मजदूर क्लास है, यही लोअर मिडिल क्लास है जो लाइन में खड़ी थी 6-6 घंटों तक शराब लेने के लिए, मगर ये वही मिडिल क्लास है बिल्कुल, जिनके पास खाने को पैसे नहीं होते। ये लोअर मिडिल क्लास की वही पब्लिक थी जो बोल रही थी कि अरे हम तो भूखमरी से मर जाएंगे, सरकार हम पर ध्यान नहीं देती। बिल्कुल। आप दोनों तरफ तो नहीं खेल सकते ना भाई। बिल्कुल। अभिषेक पुंडीर से मेरा एक सवाल है। अभिषेक पुंडीर, जैसे कि सरकार ने बहुत दिनों से एक रामायण महाभारत बहुत धार्मिक माहौल देश के लॉकडाउन के समय में एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है, जी। पर अंत में आकर आपने उस पूरी कोशिश पर दारू फेर दी। कितना देखिए, जायज मानते हैं? ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सरकार ने ठेके खोले, अर्थव्यवस्था को सुधारना सरकार की प्राथमिकता है बिल्कुल और चाहे वो सरकार की प्राथमिकता, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभालने से पहले लोगों की जान की हिफाजत करना है।
देखिए सत्यम जी, मैं आपको बताता हूँ, लोगों की जान बहुमूल्य, मैंने आपसे पहले भी कहा। अगर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो हमें खुद रखना पड़ेगा ना। ऐसा सरकार आज कल 2-4 जब तक लॉकडाउन है तब तक कर सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो हमें स्वयं रखना पड़ेगा। हमें आदत डालनी होगी। हमें अपनी जो हमारी आदतें हैं उनको बदलना होगा, नैतिकता को बदलना होगा। हमें आदत डालनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हमें स्वयं रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, एक मूल मंत्र दिया गया है, 2 गज दूरी है ज़रूरी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। 2 बिल्कुल। गज दूरी, हाँ, तो एक मूल मंत्र दिया है मोदी जी ने, महाराष्ट्र की एक लड़की ने उनको सजेस्ट किया था, तो उन्होंने ये मूल मंत्र दिया अपने संबोधन में पहले कि 2 गज दूरी है ज़रूरी, तो उसको हमें पहले फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 2 गज दूरी का मतलब है कि हम थोड़ा दूरी तो बना सकते हैं ना। हाँ, अगर दूसरी बात, अगर हम टीकों पर जिस तरीके से भीड़ लगी तो वो एक चिंतनीय विषय सरकार के लिए भी है और जनता के लिए भी है। जिस तरीके से भीड़ नहीं लगनी थी, तो लॉकडाउन का उस पर जैसे सरकार के लिए चिंतनीय विषय है, आपको तो उस चिंतनीय विषय पर सरकार ने क्या किया? एक दिन देख भीड़ लगी, अगले दिन हाँ, उम्मीद करेगी पूरे देश की जनता, मान लीजिए पहले दिन पैनिक सिचुएशन हो गई, सिचुएशन खराब हो रही है, पहले दिन लोगों ने समझा नहीं, हड़बड़ी में ऐसा कर रहे हैं, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन फिर भीड़ लगी। मैं तो अब देखिए भी आपको चाहिए, अगर आप कहें तो मैं कल आपको भी अपने चैनल पर रिपोर्ट डाल सकता हूँ उस चीज़ की कि अब भी भीड़ लग रही है। बिल्कुल। मैंने मैं रिपोर्टिंग डेली की थी, मैं रिपोर्टिंग के लिए जा रहा हूँ। जी, जी, आपको एक देखिए, इस पर सरकार कर रही है। सरकार जो हमारे बड़े नेता हों या हमारे मिनिस्टर्स हों, लगातार इस पर बैठकें ले रहे हैं अधिकारियों से। ये अधिकारियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्था को ना बिगड़ने दें। दिल्ली पुलिस भी इस पर लगी हुई है। लेकिन एक केंद्र सरकार का जो फैसला भी दीप भाई बोल रहे थे कि उन्होंने, केंद्र सरकार ने कहा कि रेड ज़ोन में ठेके नहीं खुलेंगे, है ना? और दिल्ली में कई जगह ठेके खुल गए। तो ये भी हमारे उस पर महाराष्ट्र में भी खुल गए। महाराष्ट्र में भी खुल गए, आपके में तो बंद भी जल्दी महाराष्ट्र हो में भी गए। खुले, महाराष्ट्र में सर बंद भी कर दिए गए हैं सारे ठेके। उत्तर नहीं, पर प्रदेश खुले तो थे, हाँ, बिल्कुल। खुल के जाने तो जान गई, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। जान बंद तो हुए। जोखिम में डाल ही गए, जितने को डालनी थी उतने को डाल ही गए, एक उम्मीद तो बढ़ा ही गए। पर पर मेरा मेरा एक्चुअली कौस्तुभ भाई से एक सवाल है, आपको आपको लगता है कि हमारे देश की जनता को मद्देनजर रखते हुए आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दारू के ठेके खोलोगे और जनता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगी? बिल्कुल। देखिए, हेलो, हाँ, बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, मैं आपको बताऊँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जनता को मेंटेन भी करना चाहिए। दूसरी बात, पुलिस को भी इसकी मेरे हिसाब से ये है कि पुलिस को चिंता करनी चाहिए, और गवर्नमेंट भी इस पर लगी हुई है। लगातार अधिकारियों से बैठक हो या पुलिस प्रशासन से बातचीत हो, इस पर लगे हुए हैं कि भाई साहब, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हाँ, ठेके खुले, उन जगह मैं अभी भी कहता हूँ, उन जगह ठेके जल्द से जल्द बनने हो चाहिए, जहाँ रेड ज़ोन में ठेके खुले हुए हैं। लेकिन जो ग्रीन ज़ोन की जगह है, वहाँ से अगर ठेके खुले हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। दूसरी बात, ग्रीन शराब को के ठेके, जी, ग्रीन को ऐड होने में कितना टाइम लगेगा जी, अगर ठेके खोल दिए गए तो? हेलो, ग्रीन अगर जोन को ठेके रेड जोन होने में ग्रीन कितना जोन, टाइम लगेगा? ठेके अगर ठेके खोलकर खोल वहां भी दिए तो गए खतरा, संक्रमण का खतरा बढ़ ही रहा है ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हमें तो खुद ही इस पर वो करना चाहिए। गवर्नमेंट लगातार जो जो गलतियाँ हुई भी होंगी तो उनको गवर्नमेंट जल्द से सही करेगी। पुलिस प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, और पुलिस प्रशासन ध्यान दे भी रहा है। दिल्ली में इतनी जल्दी, हाँ, दिल्ली में जो माहौल बिगड़ा वो थोड़ा चिंतनीय है, मैं आपको बताऊँ। और राज्यों में, उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मैं भी मतलब खासकर, केवल आपके लिए दिल्ली का माहौल चिंतनीय हो सकता है, छत्तीसगढ़ का चिंतनीय हो सकता है, महाराष्ट्र का चिंतनीय हो सकता है, उत्तर प्रदेश का नहीं हो, आपके लिए राजस्थान का भी चिंतनीय हो सकता है ना, आपके लिए उत्तर प्रदेश का होगा ना, आपके लिए शिवराज मामा का माहौल चिंतनीय होगा। मैंने भाई साहब ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं, का नहीं। आपने केवल दिल्ली की अकेले की चिंता जता दी, मैं उसी चीज बिल्कुल पर आपको बिल्कुल घेर रहा हूँ। बिल्कुल। और जबकि यूपी ने सबसे ज्यादा दारू घटक ली, इस पे आप क्या कहना भाई चाहते हैं? साहब, यूपी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाहुबली रिकॉर्ड की तोड़ टोटल दिया। कलेक्शन से ज्यादा तो यूपी दारू पी गया। अब बताइए, आप इस पे पॉपुलेशन क्या कहना किस चाहते राज्य हैं? में? ये पॉपुलेशन ज्यादा किस राज्य में? देखो, मैं आपको बिल्कुल भाई बताऊँ साहब, 29 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल। 29 करोड़ की आबादी में दारू पी गई कितने की? अगले 300 करोड़ से पार है। 300 करोड़ रुपए पार है। अब आप एक साढ़े बात 300। बताइए, आप एक बात बताइए, यूपी का भारतीय राजनीति में कितना योगदान रहा है? सबसे बड़ा योगदान शायद उत्तर सबसे प्रदेश का ही भारतीय उत्तर राजनीति प्रदेश ने। में रहा है। तो जब अर्थव्यवस्था बचाने की बात आई तो उत्तर प्रदेश की जनता पीछे रहेगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी वैसे महाराष्ट्र की है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, पर हाँ, तो महाराष्ट्र हमने सरकार दिया, ने इसमें अपना हमने योगदान दिया नहीं है, महाराष्ट्र सरकार हमने इससे दिया, पीछे भाग रही है। जान की बाजी पर खेलकर हमने योगदान दिया है।
महाराष्ट्र की सरकार ने लोगों की चिंता ना करते हुए योगदान दिया है अर्थव्यवस्था के नाम पर। कैसी बात कर रहे हो आप? हमारे यहाँ आईसीयू के बेड कम पड़ रहे हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल को टेक ओवर कर रहे हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्डर जाहिर किया है कि प्राइवेट डॉक्टर्स को जिनको नोटिस भेजा जाएगा वो ड्यूटी पर रिपोर्ट करे, और अगर वो नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये सबकी कोई चिंता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो खुद घर पे बैठे होते हैं, बाकी सारे पार्टी के नेता आकर वहां पे मीटिंग के लिए बैठे होते हैं, और वो घर से वीडियो कॉल। हमारी सरकार आजकल इंस्टा लाइव और फेसबुक लाइव पे चलती है, और आप बात कर रहे हो महाराष्ट्र ने योगदान नहीं दिया। ऐसी बात कर रहे हो? क्या योगदान दिया आर्थिक राजधानी होने के नाते हमने? आर्थिक राजधानी के होने के नाते आपने आपके धारावी में बहुत ज्यादा योगदान दिया गया है, और शायद पूरे भारत में सबसे बड़ा योगदान धारावी नहीं दिया है। नहीं, धारावी में तो फिर भी कम है। हमारे मुख्यमंत्री साहब के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे जी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बदली में 1200 केस के तकरीबन केस हो गए बदली के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, शायद उतने केस भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में भी नहीं है। मेरा सवाल दीप भाई यही है कि आपसे आप क्या सोचते हैं, मतलब फैसला सही है क्या? ऐसा बोला, फैसला सही है, अपनाने का तरीका गलत है। ठीक है, खुलवाओ, होम डिलीवरी पर खुलवाओ। आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए था? होम डिलीवरी क्या सक्सेसफुल है? होम डिलीवरी सक्सेसफुल है किसी माओवादी, किसी मतलब जंगल के इलाके में क्या होम डिलीवरी सक्सेसफुल है? देश के में शहरी, अब मुंबई में बैठकर, बंबई में बैठकर अब दिल्ली और मुंबई की बातें करेंगे तो नहीं चल पाएगा ना। तो सरकार तो पूरे देश के हिसाब से चलती है ना। देश जो है दिल्ली, बंबई, बेंगलोर में नहीं बसता है, देश गांव में बसता है, देश सड़कों पे बसता है। देश बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ होम डिलीवरी की सुविधा ही नहीं है कहीं। और सड़कों पर रहने वाले लोगों के पास इस समय खाने की दिक्कत है, उन तक खाना पहुंचाया जाए, सारा बाद में पहुंचाई जाए। जिन लोगों के पास खाने की दिक्कतें हैं ना, यही तो दुर्भाग्य है कि जिन लोगों के पास खाने की दिक्कतें हैं वही लोग पीने के लाइन में सबसे ज्यादा आगे दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा आगे। और जिन पापा की परियों की, जिन सभ्यता की हम लोग बात करते हैं, वो भी लाइन में सबसे आगे ही दिख रही हैं। बिल्कुल। अभिषेक पुंडीर जी सर। हेलो, हाँ सत्यम जी, हेलो, वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल पूछो। अभिषेक जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अगर लॉकडाउन आगे भी बढ़ता है तो क्या उसके लिए सब लोग तैयार हैं? देखिए लॉकडाउन क्योंकि जो कंडीशन इस टाइम चल रही है, जैसे केस बढ़ के आ रहे हैं और दिन पर दिन केस और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो क्या मतलब लॉकडाउन बढ़ेगा तो लोग तैयार हैं उसके लिए? देखिए लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो लोगों को तैयार होना भी पड़ेगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि लोगों की दिक्कतों को कम से कम किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, हमारी नैतिकता है कोई भी लॉकडाउन के समय में कोई भी भूखा ना रहे। जिस तरीके से हमने लगातार पार्टी नेतृत्व की बात करूं या सरकार द्वारा करूं, लगातार मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वो भोजन के पैकेट हो, चाहे उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को घर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी बात, अगर लॉकडाउन का बढ़ना मेरे नजर में, मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़ा जरूरी भी है इस समय, क्योंकि जिस प्रकार से दिक्कतें सामने आ रही हैं तो लॉकडाउन का बढ़ना जरूरी है। लेकिन जो ग्रीन जोन वाले इलाके हैं वहां पर रियायतों के साथ जैसे छूट करी गई, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ, वो ठीक है। लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि रियायतों मजबूरों के लिए की गई, लेकिन मैं अभी बाजार में गया तो मैंने देखा कि जिनको कोई कार्य नहीं है वो भी घूम रहे हैं। तो इस बात की भी हमें चिंता है कि भाई आपको अगर कोई जरूरी आवश्यक काम है तभी आप बाहर निकलें। और मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि आप बाजार में क्यों गए? मात्र लॉकडाउन उपाय नहीं है भाई साहब, एकमात्र लॉकडाउन उपाय नहीं है। पुंडीर साहब, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, आप बाजार में क्यों गए? आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? नेता नगरी वाले लोग भी बाजार में जाएंगे क्या? भाई साहब, नेता नगरी वाले लोग बाजार में नहीं जाएंगे, लेकिन पारिवारिक समस्या वाले लोग अवश्य बाजार में जाएंगे। चलिए, परिवार के नाम पर तो सब सही। जी हाँ, लेकिन यही दीप भाई ने ये भी बोला था कि ग्रीन जोन को रेड जोन में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? आपने ये भी बोला ग्रीन जोन में रियायत दी जाए, और मान ली ग्रीन जोन यहाँ पर है और यहाँ रेड जोन है, तो कितना टाइम लगेगा उसे ग्रीन को रेड होने में? दोबारा से एक पॉजिटिव मरीज क्या उसे दोबारा रेड जोन या ऑरेंज जोन में कन्वर्ट नहीं कर देगा? बिल्कुल, बड़े आराम से। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरा जो गांव है द्वारका, गुजरात में, कृष्ण की नगरी द्वारका, 50 दिन तक एक भी केस नहीं था।
पहले 48 डेज तक वहाँ पे एक भी केस नहीं था। बिल्कुल ठीक है। अभी जब ये जो अलाउ किया गया ना कि लोग अपने अपने घर जा सकते हैं या जो कुछ भी है, जब वो जी छूट मिली, तो कुछ अजमेर से कुछ लोग थे जो बेट द्वारका गए। बेट द्वारका द्वारका के उसमें एक आइलैंड है, वो भी वहाँ पे भी कृष्ण की मतलब मंदिर वंदिर है सब, और जी वहाँ का 90% पॉपुलेशन मोमेडियन, उस गांव का बिल्कुल बिल्कुल 90% पॉपुलेशन मोमेडियन है। देखना, खूबसूरती देखना हमारे भारत की कि जी। कृष्ण की नगरी जो द्वारका है, जहाँ पे एक बेट द्वारका करके जो उनका घर माना जाता था, जहाँ पे वो उनका पूरा मंदिर वगैरह सब कुछ है, हम्म। वहाँ पे रहने वाले 90% लोग मुसलमान हैं। जी अब अजमेर से ये जो 4 लोग गए थे, दे वर फाउंड टू बी कोरोना पॉजिटिव, और अब उनसे वहां पे केसेस बढ़ते बढ़ते अब द्वारका के जिले में, जहाँ पे पहले 44-45 डेज में एक भी केस नहीं था, अब वहां पर टोटल 6 केस हो गए। इन्हें जब ये बिल्कुल द्वारका पहुंचे अजमेर से, इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया, ये वहां से निकल के भाग गए, क्वारंटाइन सेंटर में से ये निकल के भाग गए। मतलब आप समझ रहे हैं ग्रीन को रेड होने का मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। उपाय मतलब क्या एक है? अच्छा, पॉजिटिव व्यक्ति की अभिषेक पुंडी ने अभी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी इंसान भूखा न सोए, और आज की तारीख में जबकि हम 8 मई को ये डिस्कशन कर रहे हैं। सरकार ने ओला जी उबर टूरिस्ट के लिए क्या किया? जी जी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ओला और जी उबर आज के टाइम में सबसे बड़ा रोजगार माना जा रहा है हिंदुस्तान में। जी। ओला और उबर के ड्राइवर्स के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, जबकि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स इज कमिंग फ्रॉम ओला एंड उबर ड्राइवर्स। हम सर, अपनी 1+1 की फैसिलिटी दिल्ली के अंदर चालू कर दी गई है, कैब बुक कर सकते हैं आप। कैब बुक कर सकते हैं, 2 लोग जा सकते हैं उसमें। और कौन जाएगा सर? जाएगा कौन? लोग अब तो घर यही यही ये तो चीज कोई, सवाल है, इसका यही तो समाधान क्या है? सवाल है। जब लोग खुद ही नहीं निकल रहे हैं, ऑफिस बंद है, तो फिर सुनो सुनो, ओला एंड उबर कलेक्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक इन द नेम ऑफ ड्राइवर्स। ठीक है। अगर आप लोग भी ओला का ऐप यूज करते हो तो शायद आपको भी नोटिफिकेशन आया होगा, प्लीज कंट्रीब्यूट इन ड्राइव द ड्राइवर्स फंड। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों दोनों ने मिला के तकरीबन 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए लोगों से। हम्म। किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 500, जिसको जो देना था पब्लिक ने दिया। ओला कलेक्टेड व्हाट 35-40 करोड़ एंड उबर कलेक्टेड अराउंड 45 करोड़। हम्म। आप ओला और उबर का फेसबुक पेज चेक कर लीजिए अभिषेक सर, आपको एक ऐसा ड्राइवर नहीं मिलेगा जिसने वहां पे लिखा है कि भाई हमें पैसा मिला है। हालांकि कितने आपको ऐसे हजारों ड्राइवर्स मिलेंगे जिन्होंने अपना नाम मोबाइल नंबर छोड़ दिया और कहा है कि हमें खाने पीने की तकलीफ है, हमें ना सरकार मदद कर रही है ना हमें ओला उबर मदद कर रही है, ऊपर से हमारे नाम पे पैसे मांगे जा रहे और उन तक हैं। भी वो पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। कोई भूखा नहीं सोएगा ये आप कहते हो, ओला उबर के ड्राइवर क्या करेंगे जिनका घर ओला और उबर पे चल रहा है? बिल्कुल। और अभिषेक जी जब क्या कहना आप बात चाहते हैं आप? करते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा, जी तो आज की तारीख में जब हम 8 मई को डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज सुबह ही औरंगाबाद में एक ट्रेन हादसा होता है, और उसमें रोटी के कुछ तस्वीरें आती हैं हम सभी के फ़ोन पर, कि रोटी पड़ी हुई है ट्रेन की पटरी के पास में। तो वह भूख ही है, चूँकि देश के लोगों को, देश के मजदूर को, या फिर देश के अनेक ऐसे लोगों को जिनके पास रहने को घर नहीं है या फिर खाने को खाना नहीं है, इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। कुछ की मौत ऐसे हो जाती है, कुछ की मौत पुलिस वाले मार कर देते हैं। बिल्कुल मतलब पुलिस वाले या फिर उनको घेर कर पीट कर परेशान करते हैं, तो वो पटरी पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ की जी मौत भूख से ही हो जाती है, या फिर कुछ की मौत होती है आपके ही मित्र पड़ोसी राज्य बिहार में, जो कि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते बिहार सरकार एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा पाती है। टीप भाई, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी मेरे हिसाब से, एक माँ अपने हाँ, बच्चे को छाती से लपेट के घूम रही थी। बहुत एम्बुलेंस तो बार महाराष्ट्र में भी नहीं प्रोवाइड कराई गई। बिल्कुल। हमारे एम्बुलेंस बिल्कुल प्रोवाइड। हमारे हमारे यहाँ तो लाशें टेम्पो में डाल दी गई मॉब लिंचिंग के बाद। एम्बुलेंस की कहाँ बात? वो तो मुद्दे से भटकने वाली बात हो जाएगी अगर उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे नहीं, अभी हम तो। खाली एम्बुलेंस का जिक्र निकला इसीलिए, बाकी मेरा तो बहुत सीधा सवाल था अभिषेक भाई से कि जी आज के टाइम में जो जो तबका आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स देता है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 100 रुपया कस्टमर पे करता है उबर की एक राइड के लिए, उसमें से 20 रुपया उबर रखती है, 5 रुपया टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट लेती है हमसे। हमारे पास जी आता है सिर्फ 75 रुपया, एक उबर ड्राइवर के पास आते हैं सिर्फ 75 रुपए। उन 75 रुपए में से वो बंदा जब डीजल भरवाएगा तो वो डीजल पे टैक्स देगा, जब वो रोड पे चल रहा है वो टोल टैक्स पार करेगा तो वो टोल टैक्स पे करेगा।
वो अपनी गाड़ी येलो प्लेट यूज करता है, टूरिस्ट परमिट। वो टूरिस्ट परमिट गाड़ी पे हर साल राज्य सरकार को अपना परमिट टैक्स पास करवा के हजारों रुपए भरता है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। इंश्योरेंस के एक्स्ट्रा पैसे भरे जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा तबका, या मैं तो कह सकता हूँ ये एक ऐसी कौम है जो अपनी हर एक कमाई की एक एक रुपए पे वो टैक्स भी भरती है, ऊपर से जो धंधे में पैसा डालती है उस पे भी टैक्स भरती है, और बावजूद उसको मिलता क्या है, सरकार भी हाथ खड़े कर रही है, कंपनियां भी हाथ खड़े कर रही है। इन लोग जाएंगे किसके पास? अभिषेक जी। देखिए ओला उबर के ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो अभी धीरे धीरे व्यवस्थाओं को देखते हुए जगह जगह छूट की गई ताकि उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग जाएंगे। देखिए अगर अभी आप बोल रहे थे कि लोग नहीं जाएंगे, लोगों को लोग क्यों नहीं जाएंगे? अगर किसी का आवश्यक काम होगा तो वो अवश्य जाएगा, आएगा जिससे सर, उनको सर। और दूसरी बात इसकी एयरपोर्ट चिंता बंद, की अगर मैं स्टेशन बात बंद, करूँ, बसें बंद, थिएटर बंद, मार्केट्स बंद, ऑफिसेज बंद, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद, एमएनसीज बंद, जाएगा कौन? बिल्कुल एक सही तो बात। नहीं सर, दीप भाई एक चीज है कि 33% स्टाफ के साथ एमएनसी कंपनियों ने चालू किया गया है। बंद हो गया, हमारे मुंबई में बंद हो गया। आपके यहाँ बंद हुआ है ना सिर्फ? रेड जोन में नहीं जाएगा, लेकिन जो ऑरेंज जोन जोन में वाली बंद जगह है वहाँ कर रहे हैं, सफर कर गुड़गांव रहे हैं। गुड़गांव की एमएनसी की हालत दो जरूरत से ज्यादा लोगों ही। के साथ सफर करना अलाउ कर दिया है, आपको मालूम होगा ओला मैं ओला एक में, बात तो वो बताऊं, कर रहे मैं अच्छा, हैं। आपको मुझे रही बात दीप भाई मुझे कि एक चीज ऐसी लगती है कि मतलब देश की अर्थव्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी गुड़गांव की एमएनसी ने क्यों ले ली है? भाई एक सेकेंड, जी 33% जो स्टाफ अलोकेट अलाउ किया जा रहा है ना, तो जी। ऑफिसेज वो उन 33% को सिलेक्ट कर रही है जिनके पास खुद के व्हीकल है, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। 33% में उन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है जिनके पास खुद के व्हीकल हो। अब बताओ अब कौन यूज करेगा हमारी ओला उबर? और जबकि हमको तो अलाउड ही नहीं है गाड़ी निकालना, रेड जोन में अलाउड ही नहीं है गाड़ी निकालना। रेड जोन क्या में तो अलाउ है ही नहीं। देश के कितने जिले रेड जोन में? पंडित साहब। हेलो, हाँ जी पंडित साहब आवाज नहीं बताइए। आ रही है। अरे मैं पूछ रहा था कि देश के कितने जिले रेड जोन में है सर? और उन 33% में से मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 25% ऐसे लोग होंगे जिनके पास खुद के व्हीकल्स है, गाड़ी है, बाइक है, तब उनको उनकी ऑफिस ने काम पे बुलाया है। जी देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर उनको काम पर बुलाया है तो हर कोई ये जरूरी नहीं है, आपकी बात मैं सहमत हूँ कि प्राइवेट व्हीकल यूज कराए, हर किसी के पास प्राइवेट व्हीकल भी उपलब्ध नहीं है। और 33% जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो उन लोगों को नहीं बुलाया गया है, 33% जो बिल्कुल जिनके पास व्हीकल व्यवस्था उपलब्ध है उन लोगों को बुलाया गया है, जो जिनके बिना कंपनी में काम नहीं चल सकता, या जो लगातार कार्यशील लोग हैं उनको कंपनी में बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि साहब आपके पास व्हीकल है तो आप आ जाइए, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, गुड़गांव में एक सॉरी हाँ गुड़गांव नोएडा में सैमसंग ने अपना काम शुरू किया। जो जो कंपनी ए सीरीज के फोन बना रही थी, उस कंपनी के मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लोग गए, उनको बुलाया गया, कंपनी ने ये कहा कि भाई आप आ जाइए, उन्होंने कहा कि हमारे पास सुविधा नहीं है आने की, उन्होंने कहा सुविधा जो सुविधा आपसे बनती है उस सुविधा से आइए, खर्चा हम देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जिनके पास व्हीकल है उनको काम के लिए बुलाया जा रहा है, बुलाया उनको जा रहा है जिनके न होने से कंपनी का नुकसान है या प्रोडक्शन में कमी आ रही है। मैं आपको मैं बताऊं, मैं अभी आपसे बात करते करते मैं आपसे अपनी बात करते करते अभिषेक भाई, अगर मैं यहाँ पे जी चेक करूँ तो पहले के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मात्र 7% ओला उबर आज रास्ते पर चल रही है इमरजेंसी सर्विसेज के नाम पर। बाकी के हाँ 93% के ड्राइवरों को कौन देखेगा? आपके लिए, देखिए आपकी सरकार के लिए शराब मैं के आपका जवाब ठेके खुलवाना प्राथमिकता है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था बढ़ाएगी। जी आपकी सरकार के लिए ये प्राथमिकता है कि वो देखे कि कोई भी भूखा ना सोए। और आपकी सरकार के लिए क्या ये प्राथमिकता नहीं है कि वो देखे कि जो तबका सबसे ज्यादा टैक्स आज के टाइम में आप लोगों को पे कर रहा है, भले हमारी टैक्स की अमाउंट छोटी होगी क्योंकि हमारी इनकम छोटी है, मगर जो तबका आपको सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, आप उस तबके को भूखा मरने दोगे? और ये वो तबका है जो मिडिल क्लास है, ना उसे कोई कॉर्पोरेटर, ना आपकी कोई पार्टी का एमएलए, ना किसी अन्य पार्टी का एमएलए उसके घर जाके देता है, ना वो कहीं पर बेचारा शर्म के मारे लाइन में रुक के रे पाएगा, और ना वो किसी अपने रिश्तेदार को फोन कर पाएगा अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मुझे खाना चाहिए। देखिए, ये आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर तबके का ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी बात, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, वो तबका हमें टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊँगा, हर इंसान की प्राथमिकता, हर भारतीय की, देश के नागरिक की भोजन की, उसकी सुविधाओं की प्राथमिकता हमारी है।
हाँ, इन पर इसको मैं फिर कहूंगा स्थानीय प्रशासन इस पर जरा चिंता करे। उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा, मैं मानता हूँ। अगर स्थानीय प्रशासन इसकी चिंता नहीं कर रहा है तो बिल्कुल करे। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादातर शहरों में ये व्यवस्था है और अधिकांश में नहीं है। जैसे नोएडा है आपका, लेकिन वहाँ नोएडा में हो सकता है, ठीक है, लखनऊ में हो सकता है, बाकी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा आप मुझे मैं आपको बताऊं, दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में जो आप बता रहे हैं कि साहब कम जो चल रहा है, ठीक है, कम वाहन चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की और स्थानीय नेताओं की भी इसमें मैं आपको बताऊं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि साहब आप इसकी चिंता करें। गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हर जगह वो सही नहीं। क्या विपक्ष को नहीं लगता कि साहब इसमें सहयोग करना चाहिए? राज्य सरकार से जब मदद मांगी गई, जी, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब इंस्टाग्राम लाइव और फेसबुक लाइव करते हैं और जब उनसे जी, मदद मांगी जाती है, या जब हमारे मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, या जब जी, हमारे यहाँ कोई एमएलए हो या कोई एमपी हो गया, उसके पोस्ट के नीचे अगर फेसबुक पर कोई कमेंट कर दे कि सर हमें मदद चाहिए, तो बकायदा जी, ये कहा जाता है कि भाई आप तो बीजेपी सपोर्टर है, जाओ बीजेपी से मदद मांगो। या आप तो महाराष्ट्र में नहीं हो, आप क्यों महाराष्ट्र में रह रहे हो, आप निकल जाओ यहाँ से। आप महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्रियन को सपोर्ट मिलेगा, पहले उनको मदद मिलेगी, फिर आपको मदद मिलेगी। सरकार के प्रतिनिधि के सपोर्टर हमें ऐसा जवाब दे रहे, सरकार के प्रतिनिधि हमें कोई जवाब नहीं दे रहे, तो बंदा जावे तो जावे कहाँ। आखिरी उपाय एक ही बचता है कि सब ओला उबर ड्राइवर एक साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, 250-500 लोगों का, ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए अलग अलग शहरों के, सब एक तारीख और समय डिसाइड करे और एक साथ खुद भी जहर खा ले और अपने परिवार को भी जहर खिला दे। अंत में अगर सरकार ये चाहती है तो ये भी एक उपाय बचता है। एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल दीप भाई ने यहाँ पे खड़ा किया है कि देश का जो एक मतलब मेहनत जी, करने वाला तबका है, वो कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन एक भूख की त्रासदी से जरूर भूखमरी, मर जाएगा। बिल्कुल। और बहुत बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह दी आज दीप भाई ने। ये एक चुनौती है और इस पर खरा उतरना है हमें। हर वर्ग के लोग का हमें ध्यान रखना चाहिए और इस पर रखेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर उद्धव ठाकरे जी ऐसा कह रहे हैं कि साहब बीजेपी का नहीं है या बीजेपी से मदद लीजिए, तो ये तो उन पे एक प्रश्न चिन्ह हो गया ना कि आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया? महाराष्ट्र की जनता ने बनाया। वोटर सर उद्धव आपको ठाकरे फिर भी नहीं, उद्धव भाई ठाकरे साहब फिर भी 11 मार्च को जब उन्होंने लॉकडाउन 3.0 बढ़ाया था, मतलब उन्होंने डिक्लेयर 11 अप्रैल को, सॉरी, जब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि लॉकडाउन 2.0 बढ़ेगा, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद सेकंड लॉकडाउन आएगा, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं 14 अप्रैल को जब पहला लॉकडाउन खत्म हो रहा है, मैं तब आके एग्जाम्स पर पुष्टि दूंगा, मैं क्लियरिटी दूंगा कि एग्जाम्स का क्या होगा, यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स होंगी नहीं होंगी, कॉलेज की एग्जाम्स का क्या, स्कूल की एग्जाम्स का क्या। तो वो क्लेरिफिकेशन हाल ही में अभी 1 या 2 दिन पहले आया है। तब तक बच्चे पूछ पूछ के थक गए थे, कोई जवाब नहीं आ रहा। हमारे मुख्यमंत्री से हर मुख्यमंत्री से बॉलीवुड के मुख्यमंत्री लगते हैं, हर मुख्यमंत्री चला रहे ऐसा लगता है हमें। अरे कौन सी सरकार इंस्टाग्राम लाइव पे चलती है भाई, कौन सी सरकार फेसबुक लाइव पे चलती है। जब आप सचिवालय बंद होते हैं सर्वदलीय तो लाइव का सहारा लेना पड़ता है। आप आप सर्वदलीय पार्टी मीटिंग बुलाते हो जहाँ पे हर पार्टी के नेता पहुंचते हैं, यहाँ तक कि आप जिनके साथ कोलिशन में सरकार चलाते हो उस पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार भी वहां पहुंचते हैं, मगर आप अपने घर से लाइव कर रहे हो, आप अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो। तो जो मुख्यमंत्री उसकी बुलाई हुई बैठक में नहीं पहुंच पाता है, वो जनता के लिए क्या पहुंचे। बिल्कुल आप लोग, आपकी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो, किसानों के लिए पहले राहत तक जारी होते हैं, मजदूरों के लिए पहले सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, अमीर वर्ग को तो जरूरत पड़ती नहीं। किसी ने कभी आके ये पूछा मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? चारा ना ही उसके घर कोई जाता है ना वो किसी के घर मांगने जा पाता है। और इस पर सरकार क्या कहती है? सैम पिट्रोडा, राहुल गांधी के पीआर टीम को जो लीड किया करते थे एक टाइम पे, सैम पिट्रोडा का ये बयान था, मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स हमें दे ताकि हम गरीबों में उसको बांट सके। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार आई तो हम हर गरीब परिवार को महीने के 6,000 रुपए देंगे, ये ऐलान हुआ था। बिल्कुल, सरकार आई नहीं, पैसे बच गए होंगे, अब तो बांट दो, जरूरत है। ईएमआई भी माफ हुई नहीं है, नहीं हुई है, किराया लिया जा रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई
मैं बोलता हूँ ये अच्छा मैं दीप भाई, एक बड़ी चीज ये है कि मतलब चलिए नई जी। योजनाएं तो छोड़िए, नई योजना जो इन्होंने, जो कि वित्त मंत्री जी आकर खुद सत्यम घोषणा करके चली गई। सत्यम भाई एक सेकंड, जी जी जो दीप भाई कुछ इंडिया कहना चाह रहे हैं पहले। कर रहे हो, जी दीप। चलो वो 3 महीने के लिए आपने एक्सटेंशन पीरियड दिया, हम जी उसको अग्री करते हैं कि हमें एक्सटेंशन पीरियड मिला, लेकिन सर हमारे घर का लाइट बिल कम से कम सरकार इतना तो कर सकती थी कि सबके घरों का लाइट बिल सबके नहीं, कम से कम ऐसा कर देते कि भाई जो मिडिल क्लास है उनके घर का लाइट बिल माफ होगा, या अप टू सर्टेन यूनिट लाइट बिल माफ होगा। आपकी सरकार ने वो भी नहीं किया, ना केंद्र ने ये डिक्लेयर किया ना राज्य ने ये डिक्लेयर किया। बिल्कुल। जी, मैं कुछ ये बोलूं अभिषेक भैया? भाई, दीप भाई का ये मैं पॉइंट रखूं? बहुत अच्छा है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? एक प्रश्न मैं रख लाइट दूं माफी भैया? पे। जी हेलो, जी बिल्कुल रखिए। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है जी, आपकी। जी, देखिए भैया, अभी भैया बोल रहे थे लाइव की, मैं आपको बताऊं, देखिए मदद पहुंचाने के बहुत सारे साधन हैं, ठीक है। नेता घर से नहीं निकलते, आप अभी सत्यम भाई साहब ने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि भाई नेता तो घर से नहीं निकलते, आप घर से कैसे निकल गए, तो मैं उनका भी जवाब दूंगा। देखिए नेता घर से नहीं निकलते ऐसा नहीं है। अभी आप बोले कि आप मदद कैसे पहुंचा, सचिवालय बंद पहुंचानी पड़ेगी। नोएडा के विधायक पंकज सिंह, मैं आपको बता रहा हूँ, सत्यम जी नजर रखते हैं आप, नोएडा बिल्कुल से हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। नोएडा के विधायक पंकज सिंह, ये वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ट्विटर से पूरा विधानसभा चला दी अपने ट्विटर से, जहां जहां राशन चलाना हो उसे कि नहीं कहते हैं, उसे सिर्फ आदेश देना कहते हैं पंडित साहब। बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं कोई है उनका अलग, जो उन्होंने टीम लगा रखी है अपनी, ऐसा नहीं है अधिकारियों से आदेश नहीं कर रहे, अधिकारियों की हेल्प नहीं ले रहे, वो व्यक्तिगत रूप से प्रोवाइड करा रहे हैं। इस तरीके से कांग्रेस, आप महाराष्ट्र में बैठे उद्धव जी, आप नहीं करा सकते क्या? अभी तो ठाकरे जी के पास इतना टाइम नहीं लेके वो देख लेगा समस्या कहाँ है। अब तो आपको लग रहा था कि साहब भारतीय जनता पार्टी से हेलो, अब तो आपने तुरंत बोल दिया कि साहब हम सरकार नहीं बनाएंगे भाजपा के साथ, मुख्यमंत्री बनाइए। ठीक है साहब, अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए, अब तो चिंता करिए, क्यों नहीं करते? नोएडा में देखिए ना, थोड़ा सा सीखना चाहिए। मैं आपसे पुंडेर साहब, देश महामारी से जूझ रहा है और आप ये इसमें भी अपनी सरकार खोने का दुख सरकार यहाँ पे जता रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल दुख नहीं है सरकार खोने का, हमें दुख सरकार खोने का नहीं, दुख जनता की समस्याओं का है। लोग जन अरे मैं कह रहा हूँ जनता के ठेकेदार तो महोदय, जितने विपक्ष में राज्यों में बैठ के, आपकी सरकार है नहीं नहीं, वहीं के हाल एक देख मिनट लीजिए। सत्यम भाई, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मैं जी एक बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष में बैठ जी के भी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। ये तो हमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही सिखाया था बिल्कुल, कि विपक्ष बिल्कुल में बैठ के देश भी का विपक्ष समस्याएं सबसे विपक्ष सुलझाई मजबूत होना जा चाहिए, सकती है। तो सत्ता से ज्यादा तुम्हारा सही ताकत तो विपक्ष में है। जनता, अगर जनता की चिंता है तो पहुंचाइए जनता तक, बिल्कुल। भिजवाइए, भिजवाइए कर मिडिल रहे क्लास हैं के कि घर पे राशन। आपको क्या ये भी लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी घर में बैठे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारा संगठन लगा हुआ है आरएसएस, आप आरएसएस को देखिए ना, आरएसएस के स्वयंसेवक भाई साहब सुनिए, आरएसएस वो जगह खाली जगह जाकर आरएस कर रही है, वो अन्य कोई संस्था नहीं कर रही, ये भी बात मानता हूँ। शायद हमारा ये संपर्क उनसे बढ़ गया है। टाटा टाटा कनेक्शन शायद उनका चला गया है, हो सकता है वे दोबारा पंडित रिकनेक्ट करें, साहब कोशिश कर रहे हैं वो। चालू आगे चालू। आगे। अभिषेक भाई, मैं हेलो। आपको वही कह रहा हूँ, आरएसएस ने जो जी योगदान दिया है, मैं तहे जी दिल से आरएसएस का शुक्रिया करता हूँ। मैं ये भी जी सर। मानता हूँ कि योगदान अन्य किसी संस्था ने शायद नहीं किया होगा उस स्तर पे जाके, वो ग्राउंड लेवल पे वो मेहनत करके उतने वर्कर्स को जुटा के। लेकिन दोबारा प्रश्न वहीं पे आता है सर, मदद जी मिली लोअर मिडिल क्लास को, अमीरों को जरूरत है नहीं। सर मिडिल क्लास का क्या, क्वेश्चन मार्क। देखिए, हर वर्ग का ख्याल रखना ये प्राथमिकता है, ऐसी बात नहीं है कि साहब आप कह रहे हैं कि गरीबों की। हेलो। मैं एक अंतिम कहना चाहूंगा, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे कि जी जी ये भैया। अगर आप ये कहते हो अभिषेक भाई कि बीजेपी जी शासित राज्यों में हम हर वर्ग के लोगों तक सुविधा पहुंचा रहे हैं, मगर गैर बीजेपी राज्यों में हर वर्ग के लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही, तो क्या ये फिर केंद्र सरकार का काम नहीं, या उन गैर बीजेपी राज्यों में विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेताओं का काम नहीं कि हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाई जाए? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए होता, खैर विपक्ष विरोध करने के लिए तो कांग्रेस में होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम हर वर्ग की चिंता करते हैं और कर रहे हैं, हमारे अब पुंडीर जी कार्यकर्ता आप हो। जी
आप ये यहाँ पे कमेंटबाजी ना करें कांग्रेस वगैरह की, जो पूछा भाई ने उसका सीधा सीधा आंसर दें आप। उनका आंसर दे रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, ये नहीं है। आप कह रहे थे हाँ, विपक्ष विपक्ष तत्व तो कांग्रेस की है, मैं आपको बता रहा हूँ भैया लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कमियां हैं वहां वहां मैं मानता हूँ, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, कोई भी सरकार हो, उनको चिंता करनी चाहिए, हर वर्ग की चिंता करनी ही चाहिए। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन जहाँ मदद नहीं पहुंचाई जा रही वहां जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है आप बोलेंगे साहब विपक्ष में तो आप चिंता नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपने देखा होगा मोदी किट के नाम से राशन पहुंचाया जा रहा है जगह जगह। बिल्कुल तस्वीर भी लगी हुई है मोदी जी की। आपने अच्छा टॉपिक दे दिया अभी मुझे। नहीं मोदी राशन पहुंचाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, अभी एक प्रश्न था, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। वो 6,000 रुपए की बात कर रहे थे भाई साहब, अभी बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी वाले 6,000 नहीं आए, नहीं आए, लेकिन पीएम किसान योजना से लगातार आगे 2 किस्तें किसानों के खाते में पहुंच चुकी हैं। 2 साल की 3 किस्तें, जिसमें 2 पहुंच चुकी है और तीसरी पहुंचने वाली है। जो 3 महीने के गैप, 4 महीने के गैप से किस्त जाती थी, वो 1 महीने के अंदर 2 किस्तें पहुंचा दी है, जिनकी नहीं पहुंच रही वो पहुंच रही है। गुरुदेव ये जी, भी तो एक साइड है गुरुदेव जी। जी, मैंने हमारे पिताजी अक्सर कहा करते हैं कि रावण की लंका में सोना बहुत है, मगर अपने को उससे फायदा क्या। जी जी। किसान के रावण की पास कुछ लंका भी में पहुंचा है सोना बहुत है। दोबारा दोहराइए रदीप भाई, दोबारा दोबारा बताइए दोहराइए। एक बार। कि रावण की लंका में सोना बहुत है, अपने को हाँ, उससे फायदा क्या। पंडित साहब। किसान को पहुंचाया जा रहा है, अमीरों को तो जरूरत ही नहीं। मजदूरों के लिए हर सुख सुविधा, रिलीफ कैंप, खाना पीना फ्री में, ट्रेन की जर्नी, और बिल्कुल प्लस उनको जो ट्रेन में खाना मिल रहा है मुफ्त में, वो उनको पसंद नहीं आ रहा, वो पुलिस वालों पे फेंक के मार फेंक रहे हैं। रहे हैं, फेंक रहे हैं। फेंक के नहीं मार रहे हैं भाई साहब, बासी खाना था, उस चीज की भी जांच हुई थी। आप गए थे खाना खाने। खाने? जी भाई। आप गए थे खाना खाने? बिल्कुल नहीं, तो मैं ये भी देखने नहीं गया था कि सर खाना सही था और उन्होंने फेंक के मार दिया है। तो आप ये कैसे फिर मान, खाना फेंका हुआ तो है, ये तो सबने देखा। बिल्कुल खाना फेंका हुआ है, सबने देखा। बरोबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बरोबर है। आप ये मानते हैं कि कम से कम 50,000 मजदूरों ने ट्रैवल किया होगा, कम से कम 50,000 मजदूर ने। ठीक है, बिल्कुल। और यार की बात बिल्कुल। कर रहा हूँ, हम्म। उसमें से सिर्फ 1,000-1,500 को खाना बासी लगा, बाकी सबको सही लगा, बाकी सबने खा लिया। अब मैं आप ये क्या कह कहेंगे रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ना तो मैं वहां पर गया हूँ ना आप वहां पर गए हैं, जो चीज आपने पढ़ी वही चीज मैंने पढ़ी है दी भाई। नहीं नहीं नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि 50,000 लोगों के लिए जो चावल बिरयानी पकाई गई, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी हम्म। पुलाव जो भी था, 50,000 लोगों के लिए चीज पकाई जाती है, उसमें से सिर्फ 1,500 लोगों को, 2,000 लोगों को या 5,000 लोगों को वो बदबूदार लगती है, और अब बाकी मुझे अब मुझे एक चीज बता दीजिए, अब मुझे एक चीज बता दीजिए, एक ट्रेन में केवल तस्वीर एक जगह से आई, एक ट्रेन में कितने हजार लोग ट्रेवल कर सकते हैं, जरा आप मुझे अंदाजा बता दीजिए एक बार दीप भाई। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, मगर खाना तो आईआरसीटीसी ने सबके लिए बनाया था। आईआरसीटीसी कोई एक जगह से खाना नहीं बना रही है, मेरी बात सुनिए, आईआरसीटीसी एक जगह से खाना नहीं बन रही है, स्टेशन के पास खाना बन रहा है, स्टेशन के पास जिस जगह खाना बना उस जगह के लोगों को खाना खराब लगा, उस पूरी ट्रेन के पूरे प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें मिली हमें। बस सिंपल सी बात है, इसमें आईआरसीटीसी की गलती नहीं है, गलती है उस जगह के जिस स्टेशन से तस्वीरें आई हैं। अच्छा, उस स्टेशन से एक ही ट्रेन निकली होगी? अब इस चीज का अंदाजा तो मुझे नहीं है, आप बता सकते हैं शायद। कितनी उसी ट्रेन निकली, स्टेशन से कितनी 6 ट्रेन ट्रेनें निकल रही है, निकली है। चलिए बताइए। उसी स्टेशन से 6 ट्रेनें निकली है। ठीक है। क्या मतलब एक्सेप्शन का केस नहीं लगता कि क्या मतलब खाना खराब होता है तो आपको खराब लगेगा तो आप खा लेंगे क्या? अच्छा, एक सेकंड, या अगर मजदूर को, खाना खराब अच्छा है, एक सुनिए चीज मेरी बताइए, बात, क्या मजदूर को मेरी शौक बात है क्या सुनिए। खाना फेंकने का बाहर? सत्यम भाई, मेरी बात सुनिए। जी। खाना खराब है तो उसे फेंकने की एक रीत होती है। जब हमें जी। खाना ना मिलता हो ना, तब हमें पता है कि अगर खाना खराब है तो हमें उसे कैसे फेंकना है। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं फेंक सकते चालू ट्रेन में से, ये कोई तरीका नहीं हुआ। और जब फ्री में मिली, जब फ्री में ट्रैवल करने तुमको मिल रहा है, तो तुम वो 750 की टिकट, जिसपे बकायदा बगल में एडवांस लिखा हुआ है, तुम वो टिकटें सोशल मीडिया पे डाल के प्रोपोगेंडा फैला रहे हो कि सरकार पैसे ले रही है हमसे। बिल्कुल 85% सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे किया है, 15% राज्य गवर्नमेंट को पे करना था। किसी किसी राज्य गवर्नमेंट ने पे नहीं किया, ऐसी भी खबरें आ रही थी, और वो मजदूरों से लिए गए। अब एक बात बताइए, 85% सेंट्रल, 15% स्टेट, तो ये तो एक ही अंगल साहब का डायलॉग याद आ गया, आधे इधर जाइए आधे उधर जाइए, बाकी के सारे मेरे पीछे आइए। जी। कंटिन्यू हुआ, देंगी बाकी के
बाकी के पैसे आंटी ने बुआ देने वाली थी ना। हमने बचे हुए पैसे वैसे कांग्रेस दे रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, बचे हुए पैसे आंटी ने बुआ दे रही है ना। अब आप रिपब्लिक भारत का मंच नहीं है। नहीं, हम आंटी ने बुआ ही कहते हैं यार। हमने कहा उन्हें कोई गलत बात कही? हमने तो बुआ कहा, इज्जत दी, और क्या कर सकते हैं भाई। हम अभी बिल्कुल भाई मतलब मैं सलमान खुर्शीद तो बन नहीं सकता कि मैं ये कह दूं कि भाई सोनिया गांधी मेरी माँ है या सोनिया गांधी देश की माँ है। ये शब्द तो सलमान खुर्शीद से मुझे लगता है प्रेरित हो गए हैं। ना मैं रवीश कुमार बन के पाकिस्तान का एक फोटो उठा सकता हूँ फटे हुए पैरों का, किसी दो बच्चों का, वो तलबों का, तलवों का, और एक माँ का और एक बेटी का वो फोटो था, और मैं डाल दूं ये भारत की माँ है, मदर इंडिया। बिल्कुल। अभिषेक जी, मेरा 2018 की अभी तस्वीर, सत्यम 2018 अभिषेक की से मेरा एक तस्वीर आखिरी को, क्वेश्चन है बिल्कुल हाँ भाई। पूछिए। सर, अभी मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है जो सरकार जो मदद पहुंचा रही है, हाँ सुन पा रहा हूँ आपको, तो जी सरकार जो हाँ। मदद पहुंचा पा रही है राशन की, पैसों की और घर घर खाने की, तो क्या ये सब तक पहुंच रही है? हाँ जी ये सरकार जो आप दावा जो कर रहे हैं कि आपकी सरकार घर घर खाना जी पहुंचा रही है, जिन जरूरतमंदों को पैसे पहुंचा रही है, मतलब हर तरीके से मदद कर रही है, तो क्या आप इस जी, बात को कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हो रहा है ऐसा? जहाँ तक जानकारियां है वहां तक हो रहा है, जहाँ तक सूचना मिल रही है वहां तक हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा सर, ऐसा मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल नहीं हो रहा सहमत है हूँ ऐसा। प्रियांशु से। मेरे मेरे सामने ही दीप भाई भी गली हाथ खड़ा में, कर रहे हैं। मेरे अभी दीप भाई आपका नंबर आएगा, मेरे ही जी सामने गली में दो बंदे हैं रहते हैं, उनके घर में लाइट का कनेक्शन तक नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, गर्मी हो कुछ भी हो, लाइट का कनेक्शन तक नहीं है, लाइट नहीं है एक सिंगल। और ना आज जी तक कोई उनसे ये पूछना है कि भाई आपने कुछ खाया, ना आज तक उनसे कोई ये पूछना है कि आपको कुछ चाहिए। मोहल्ले के मेंबर को उन्होंने फोन किया कि मुझे राशन चाहिए, तो मोहल्ले के मेंबर ने बोल दिया आई विल कॉल यू बैक। उन्होंने बोल दिया कॉल बाद में करता हूँ, कोई कॉल बैक नहीं आई, ना कोई उनके पास आज तक राशन आया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित देखिए, साहब, मैं और ये आपको बताऊं, केवल एक जगह की कथा बताई है प्रियांशु ने, इसके अलावा ऐसे देश के जाने कितने कोने और होंगे। बहुत बहुत कौन है, बहुत मैं लोग हैं ऐसे। मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर राशन आप राशन जी राशन जो बांटा जा रहा है, जी जो 2 रुपए में गेहूं देंगे, 3 रुपए में गेहूं देंगे, 5 रुपए में शक्कर देंगे, जी उसके लिए कहा जा रहा है ऑरेंज राशन कार्ड कंपलसरी है। बहुत छोटे में वो स्टार मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब हमारी क्या गलती? हमारे पिताजी ने सफेद राशन कार्ड बनवा दिया। हमारे पिताजी को लगता था वो बहुत बड़े ठाकुर है, उन्होंने सफेद राशन कार्ड बनवा के रखा। हमारी क्या गलती? दीप भाई मैं जिसका एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके पास तो गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, तो अभी इसको अभी तक तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ हुआ हो उसके जिनके साथ, पास मेरे पीला सामने है है। और महाराष्ट्र में ऑरेंज होगा, उनके पास भी नहीं मिल रहा है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, जो लोग गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं, जो जॉब कर रहा है दुकान पे, दुकानें बंद है, जॉब वाले भी, शायद ही कोई ऐसा होगा जो घर बैठेगा पैसे देगा, ये बात आप भी समझ सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो, वो देगा भी तो कटौती करके देगा। तो इस टाइम वो कैसे खाना वाना खाए, आप मुझे बताइए पंडित साहब, अभिषेक जी। हाँ मैं अभिषेक बत- जी। पहले मैं आपका पहले प्रश्न का जवाब दूंगा, जो आपने कहा कि साहब हमने मेंबर साहब को फोन कर हाँ उन्होंने किया हेल्प नहीं की। मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये क्षेत्रीय समस्या है। और अगर मेंबर साहब ऐसा कहते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर, और अगर वो मदद नहीं करेंगे तो भाई साहब ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। पहली बात तो उन्हें देखना चाहिए क्षेत्रीय समस्या क्षेत्रीय नेता को ही देखनी है। दूसरी बात, मैं आपका अभी आप कह रहे थे कि साहब लाल कार्ड है या पीला कार्ड है, ऑरेंज कार्ड है, मैं बर्खास्त उसकी कर भी देते ना फिर। जी ये केंद्र सरकार बर्खास्त कर देते हैं, क्षेत्रीय समस्या क्षेत्रीय नेता सब देख लेंगे अपने अपने क्षेत्र की। केंद्र सरकार की क्या करेगा काम पड़ के? बिल्कुल। मॉनिटरिंग हो रही है भाई बिल्कुल सही साहब बात। डेली में, ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही है, डेली की डेली रिपोर्ट ली जाती है रिपोर्ट ली जाती जिलाधिकारी। तो रिपोर्ट में जाना, मेरी बात सुनिए पंडित साहब, आपके यहाँ आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट ली जाती है क्षेत्रीय नेताओं की। जब आपके यहाँ आज रिपोर्ट ली जाए तो आप राष्ट्रहित की ये वाली क्लिप उन्हें दिखाइएगा कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद के एक वार्ड में आई विल कॉल यू लेटर जैसी कॉल आई और ये रिपोर्ट में उन तक रिपोर्ट नहीं पहुंची। जब आज आपकी रिपोर्ट ली जाए तो आप ये रिपोर्ट उन तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है मैं पंडित बॉम्बे साहब। के 1000 घर दिखा दूं, मैं बॉम्बे के 1000 घर दिखा दूंगा, चूल्हा एक टाइम जलता है। अरे बिल्कुल अरे मैं सही कह हजार, रहे हैं, दीप कोई भाई मैं तो वही दिखाने बात कर रहा की, हूँ, मैं हजार छोड़िए, बता रहा आप हूँ एक ही देख आपको, लीजिए फिलहाल बहुत तो। लोग ऐसे हैं। अरे जो उन्होंने बोला था ना, मतलब अकाउंट नंबर वगैरह दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसे डलवाएंगे, जो हमारा गरीब तो है, एमएलए जो लापता है सर, हमारा एमएलए लापता है, आपकी पार्टी का है, क्या करे बताए? क्या? हेलो, हमारा एमएलए लापता है, बुंदेल जी आपकी पार्टी का है, क्या करूं बताओ? मैंने खुद ने वोट दिया है, फोन नहीं जी उठाता, कितनी भी बार कर लो मर जाओगे, फोन नहीं उठाएगा सर, क्या करूं बताइए? देखिए भाई, हाँ जी नहीं अभी वही चीज भैया है, बोल, राजनीति पे ना बढ़ने की बजाय इस चीज का पंडित साहब जरा सा आसान से आंसर दे राजनीति दें में तो पड़ी तो हम फिर नहीं, चर्चा की सटीक सवाल था। समाप्ति करें, 45 मेरा तो मिनट हो चुके हैं। एकदम बिल्कुल सीधा और बिल्कुल सटीक बिल्कुल। सवाल, जो वर्ग है
वो क्या करे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, पार्षद, सांसद, विधायक, किसके पास जाए मदद के लिए, उसको कौन मदद करेगा? आप जवाब दे दीजिए, हम उनके पास कल चले जाएंगे। पुंडीर साहब, पुंडीर साहब बताइए। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मदद मांगी है, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, आपने मदद मांगी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मांगी होगी। अगर आपने मदद मांगी है और उन्होंने अगर मदद ना दी, तो आपको प्रशासन से कहना चाहिए। प्रशासन भी इसका हेल्प करेगा, सरकार भी लगी हुई है, मिलजुल के करेंगे साहब। बिल्कुल, गलतियां सबसे होती है, गलतियां सामने आ भी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर स्थानीय नेता या स्थानीय कोई ये कहता है कि साहब आई विल कॉल यू लेटर, तो ये आपको चिंता करनी है, उन्हें नहीं, आपको ही चिंता करनी है इस बात की। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि कार्ड जो सिस्टम है, राशन कार्ड, ये आवाज कट रही है। भाई 2 मिनट बात खत्म कर लेने दीजिए, पुंडीर साहब अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। पुंडीर साहब बोलिए आप। हाँ जी, आवाज आ रही है पुंडीर साहब मेरी? बोलिए। आ बिल्कुल रही है, क्लियर आवाज आ हेलो, रही है आपकी। देखिए, चिंता आपको करनी है। अगर वो ये कहते हैं कि आई विल बी कॉल यू लेटर, तो ये गलत है। उनको बिल्कुल, मैं आपसे की बात से सहमत हूँ, आपको मदद पहुंचाई जाएगी। आप देखिए, जो जिन तक मदद नहीं पहुंचाई गई है, या मैं ऐसे, मेरा 100% कोई दावा नहीं, आपको ले साहब, आप कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर न करना ये गलत है। सबको धीरे धीरे कमियों को देखकर दूर किया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, इतने लोगों को घर पहुंचाना, ये क्या आप छोटी बात समझते हैं? उत्तर प्रदेश में इतने लोगों को घर पहुंचा दिया। मैं आज की एक बात बता दूं आपको जरा भाई साहब। जी। हेलो, एक बात हाँ, बता बहुत दूं सारी आज, आपके। सुन रहे? हाँ, आवाज आ रही है। एक आज कासगंज में सुबह 6 बजे एक ट्रेन आई, जो 1200 मजदूरों को गुजरात से निकाल के लाई। 1200 मजदूरों को गुजरात से निकाल के लाए, खाने का व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ उनको कराई गई, रोका गया, सरकारी बसों से उनको घर तक छुड़वाने की व्यवस्था की गई है। कर रहे हैं, कमियां हैं, जो कमियां आप बता रहे हैं बिल्कुल सही होगी, और उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, किया जाना चाहिए, और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि वो किया जाएगा। सुंदर जी, हम तो बिल्कुल केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं कि केंद्र सरकार ने 85% ट्रेन का किराया भर के मजदूरों को घर पहुंचाया। हर राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए रिलीफ कैंप लगवाई, वो वहां पे फ्री फूड की, दोनों टाइम खाने पीने की अरेंजमेंट की गई। मैं हर बात को मान्य करता हूँ, हर जरूरी कदम सरकार ने उठाया, उस पर कोई दो राय नहीं है। जी, मगर अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ठेके खोल देना और मिडिल क्लास वर्ग पर बिल्कुल ध्यान ना देना। बिल्कुल सर, मिडिल क्लास वर्ग वो वर्ग है, वो तबका है जो या तो किराए के मकान में रहता है या तो लोन पे लिए हुए मकान में रहता है। उसकी ईएमआई, उसका अभी एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात समझिए। मेरा मकान किराए का है और मैं ओला या उबर का ड्राइवर हूँ। ठीक है, समझ लीजिए, मैं उबर का ड्राइवर हूँ, मेरा मकान किराए का है, मेरे माँ बाप सीनियर सिटीजन है। ठीक है, ठीक है। दोनों में से कोई नहीं कमाते, मैं अकेला कमाने वाला, मेरा घर चलाने वाला। जी, मेरा लैंडलॉर्ड किराया माफ नहीं कर रहा सर, ना लाइट बिल बंद हुए मेरे घर पे, ना मेरे घर पे कोई राशन फ्री में देने आ रहा है, ना मैं किसी के पास मांगने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी शादी होने बाकी है। अगर मैं अपने समाज में भी मांगने जाऊंगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। नंबर एक, मैं रिश्तेदारों से किसी को फोन करके क्या बोलूं, भाई मेरे घर पे सब्जी नहीं है, 200 रुपया भेज दे, मेरे को 200 रुपया देना, भाई मेरे घर पे सब्जी नहीं है। ये तो कोई मिडिल क्लास आदमी बोलेगा नहीं अपनी इज्जत बचाने। किराया माफ नहीं हुआ, लाइट का बिल माफ नहीं हुआ, और अगर समझ लीजिए बाय फ्लू, मतलब अगर एक साइड ये भी देख लीजिए पहलू का, कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं सर, उनकी 3-3 महीने की स्कूल फीस तो एडवांस में ले ली जाती है, ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सरकार ने स्कूल फीस भी अगर माफ करा दी होती ना सर, तो काफी मिडिल क्लास परिवार जिनके घर पे बच्चे हैं उनको बहुत राहत मिल जाती है। वो 3 महीनों की स्कूल फीस अगर सरकार माफ करा दी। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, स्कूल फीस की अगर बात करेंगे तो मेरा खुद का विद्यालय है, मैं भी स्कूल चला रहा हूँ, सत्यम जी मुझसे परिचित है। बिल्कुल, सरकार ने आदेश किया है, सरकार ने आदेश कर दिया है, साहब आप किसी भी कार्य से फीस नहीं लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, वाहन का नहीं लेंगे। आपको अगर फीस लेनी है तो उसमें % काट कर कम देना है। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर विद्यालय खुलता है, मैं आपको बताऊं, विद्यालय जहां तक मुझे लग रहा है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है व्यापारी के तौर पे, एक कि हो सकता है विद्यालय जुलाई में खुले, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन
हमें फीस नहीं लेनी साहब, फीस हमारे, हम तुरंत गार्जियन से नहीं मांग सकते, व्हीकल का नहीं मांग सकते क्योंकि वाहन नहीं चला, बच्चा हमारे यहाँ नहीं आया। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इसको स्कूलों की चिंता करनी चाहिए, स्कूल वालों को मैं चिंता कर रहा हूँ। मैंने बता दिया आपको, जिन दिनों में विद्यालय नहीं खुला है उन दिनों में फीस नहीं ली जाएगी, चाहे वो जून का महीना हो, चाहे मार्च का हो या अप्रैल का हो, ऐसा नहीं है नहीं लेंगे। विद्यालय वालों को खुद ही चिंता करनी चाहिए, गार्जियन से बैठक बुलाएं लॉकडाउन के बाद, उनको समझाएं कि गार्जियन की समस्या सुने, बिल्कुल सुनना चाहिए मैं कह रहा हूँ। और गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, गार्जियन से फीस नहीं ले सकते, आप व्हीकल का नहीं लेंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा है, अगर आप आदेश लिखित में मैं आपको भेज दूंगा, डीएम साहब के यहाँ से आया है कि क्षेत्रीय जो जिला प्रशासन है वो सभी लगभग सभी जिलों में ये आदेश हो गया है, अगर आप फीस लेंगे तो तुरंत नहीं लेंगे, रुक के लेंगे, लोगों का रोजगार देखेंगे हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आप फीस ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते केंद्र सरकार ये जाहिर नहीं कर सकती जी, केंद्र सरकार आकर ये एक बार जाहिर नहीं कर सकती ये बात? आपको नहीं लगता जाहिर करनी चाहिए केंद्र सरकार को? नहीं पुंडीर साहब, एक मेरा सवाल ये भी है, जैसे कि आपने कह दिया कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका खुद का विद्यालय है, आप फीस नहीं ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामना देता हूँ इस चीज़ के लिए, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। अब सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आपने कर लिया, हम लोग हुए, आप लोग हुए, और या फिर जो बड़े स्कूल हुए जी, जो कि साहब इंटरनेशनल स्कूल हुए, जो बड़े बड़े विद्यालय हुए, उन विद्यालयों में तो ना कोई पेरेंट्स का और टीचर का कम्युनिकेशन है, ना ही वो लोग किसी बैठक को बुलाने के लिए इच्छुक हैं। उनका सीधा तर्क यही है कि हमें अपने स्टाफ की फीस देनी है, इसलिए आपको फीस देनी है। नहीं, अगर ऐसा है तो मैं भाई साहब दीप जी की बात से सहमत हूँ, केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, शायद मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम हो रहा है और दीप भाई का डाटा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। हेलो, नहीं मैं हूँ यहीं पे, आवाज आ रही है? करनी चाहिए फीस माफ। देखिए, एक कोई समस्या का फीस माफ करना मैं आपको बताऊं, लेकिन फीस जल्दबाजी में ना लें, इसकी चिंता हमें करनी है। कोई भी कॉलेज स्कूल हो, इस बात का जरा ध्यान रखें कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, ये बात है। फीस ना लें, प्राइवेट देखिए, तो आप बड़े स्कूलों की बात कर रहे हैं, मैं छोटे स्कूलों की बात करूंगा। छोटे स्कूलों के पास साहब क्या सुविधाएं हैं तो बताइए। आप बोल रहे हैं, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि साहब ओला वाले हैं या ये हैं, इनकी चिंता नहीं। छोटे स्कूल वाले क्या करें, मार्च में विद्यालय बंद हो गए, मार्च के आज 2 महीने से ज्यादा हो गए, तो समझते हैं हमें भी तो, और छोटे स्कूल वालों को भी तो देना है। लेकिन फिर भी आपकी बात से सहमत हूँ, गवर्नमेंट को इस पर चिंता करनी चाहिए, फीस न लें तो छोड़े, लेकिन ये जल्दबाजी में तो नहीं जाए, इस बात से मैं सबकी बात से बिल्कुल सहमत। दूसरी चिंता करनी चाहिए, केंद्र को चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल आदेश करना मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ अभिषेक पंडित जी। एंड दीप जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि मीडियम वर्ग के आदमी पे कोई कभी ध्यान देता नहीं है, क्योंकि हम सब भी एक मीडियम वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ना हमारा स्कूल है, ना हम क्षेत्रीय नेता है, तो हमें तो मिडिल क्लास में ही गिना जाए तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम मिडिल क्लास ही है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खुद एक मिडिल क्लास हूँ, और मिडिल क्लास की मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और अभिषेक पंडित जी की बात से मैं सहमत हूँ। शुक्रिया कहना जरूर चाहूंगा कि जो इन्होंने फैसला लिया, जैसे सत्यम भाई ने कहा कि उनके स्कूल में फीस ना लेने का, वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर कोई और स्कूल वाला इस वीडियो को देखे तो वो जरूर इस पर एक बार खुद भी विचार करे और अपने स्कूल में शायद ये फैसला लागू करे। राष्ट्रहित है वो वही दिखाएगा जो लोगों के लिए अच्छा होगा, राष्ट्रहित की चिंता कर रहा है बराबर। बिल्कुल पंडित साहब, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप दोनों की बात से बहुत बहुत सहमत हूँ। एंड चलिए, अब बहुत टाइम हो गया, आप लोगों को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आगे भी ऐसी वार्ता होती रहेगी, आगे भी सरकारी मुद्दे आते रहेंगे। तो अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र को जोड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया दीप जी, अभिषेक जी, धन्यवाद। धन्यवाद।